नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग मूल रूप से यूरोपीय कला के बारे में देखेंगे। और यूरोपीय कला में आपका एक चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से हर बार दिखाई दे जाते हैं। मिस्र की कला, आर्ट ऑफ इजिप्ट, तो जिसका संबंध मूल रूप से 3000 ईसा पूर्व से रहा है। और 3000 ईसा पूर्व से कब तक का? 332 ईसा पूर्व तक का रहा है। ऐसी कला मूल रूप से मिस्र की कला के नाम से जानी जाती है। मिस्र की कला, जहां आप जानते हैं नील नदी की देन होती है, नील नदी का उपहार, इसीलिए इसे बार बार कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो वर्तमान मिस्र स्थित है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो काम हुआ है मृतकों की पुस्तकों पे, मृतकों के टेलों पे, और साथ में आप जानते ही हैं कि क्या बना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिरामिड बना हुआ है। तो पिरामिड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिस्र के पूरे जनजीवन के बारे में बात करेंगे, कैसी समाधियाँ रही हैं, कैसे यहाँ पे मूल रूप से पिरामिड रहे हैं, कितने पिरामिड पाए जाते हैं, पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, कौन सा पिरामिड कब का है, कौन सा यहाँ का शासक रहा है, किस युग में कौन सा पिरामिड बना है। जो भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उन्हें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप जानते होंगे तूती खामेन मूल रूप से यहाँ का एक अच्छा राजा माना जाता है, और उसके पिता होते हैं आखनातेन। तो आखनातेन की एक माता जी हैं, आखनातेन की एक माता जी हैं नेफेरती। तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा संबंध यहाँ पे मिलेगा। जो क्वेश्चंस बनेगा या तो नखरारती से बनता है, या फिर आखनातेन से बनता है, या फिर मूल रूप से तूतना या फिर तूतन खामेन से बन जाता है। तो उन्हें आइए देखते हैं, हम लोग बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिया गया है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का उपहार माना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि मूल रूप से नील नदी कौन से देश को उपहार दे देती है, तो मिस्र को देती है। मिस्र जो है नील नदी की देन है, ऐसा कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता मूल रूप से नील नदी के घाटी में पनपी। तो सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट कहा जाता है कि मिस्र वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश होता है, और इसे यूरोपवासी इजिप्ट कहते हैं, जबकि अरब के लोग इसे मिस्र कहते हैं। इसका समकालीन सभ्यता की अगर बात करते हैं तो भारत के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता होती है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता मूल रूप से इराक में होती है, जबकि पीत नदी घाटी की सभ्यता मूल रूप से चीन में होती है। तो ये तीनों चारों सभ्यताएं मूल रूप से एक दूसरे के समकालीन मानी जाती हैं। मिस्र की सभ्यता आप देखेंगे नील नदी की घाटी में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे सिंधु नदी के आसपास होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक वाले देश में होती है, जबकि पीत नदी घाटी की सभ्यता अगर बात करें तो चीन के आसपास फैली होती है। ऐसी सभ्यता वहाँ पे पनपती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मिस्र की सभ्यता में कला का इतिहास, अभी हमने बताया 3000 ईसा पूर्व से व्यवस्थित रूप से मिलता है। यहाँ की संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तकों यानी बुक्स ऑफ डेड में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुआ है। इसमें अंत्येष्टि संस्कारों की कला तथा अमरत्व की कला भी कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि प्रारंभिक युग में मिस्र जनता प्रकृति को शक्तियों का मानवीयकरण करके पूजती रही। इससे देवताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई और प्रत्येक नगर का एक रक्षक देवता कल्पित हो गया। इसके लिए फिर मंदिर भी बनवाए गए। इससे यह विश्वास किया जा सकता है कि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ऐसा मानना है मिस्र के लोगों का। आगे अगर बात करें तो वही पॉइंट लिखा गया है कि यह भी विश्वास किया जाता है कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास होता है, एक का नाम है बा और एक का नाम है का। अगर बा की बात करें तो जो शरीर का निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करता है और फिर उसी शरीर में लौट करके आ जाता है, वह होता है बा। दूसरे का नाम है का। यह आत्मशक्ति लौट लौट करके शरीर को ज्ञान संपन्न करती रहती है। इन दोनों आत्माओं के स्थित शरीर में प्रवेश से ही सब कुछ संभव हो पाता है, अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य था। इस विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित कर करके आप जानते हैं कि मिस्र के लोग पिरामिडों में रखना स्टार्ट कर देते हैं। पिरामिडों में सुरक्षित रखते हैं, बहुत सारे रसायन लगा के सुरक्षित रखते हैं कि शरीर जो है सड़े गले ना। आगे अगर बात करेंगे तो हमने बताया था नेफरती यहाँ की बहुत फेमस रानी रही हैं। उन्होंने अपनी प्रतिमा बनवाई अपने ही राजा के शासनकाल में, यानी अपने ही पति के शासनकाल में। पति उनका कौन होता है तो आप जानते हैं अखनातेन उनके पति होते हैं। अखनातेन किसके पिता रहे हैं तो तूतखामेन के पिता रहे। आइए देखते हैं, ये एक बड़ी सी आपको रचना दिखाई दे रही होगी, यही है रानी। रानी का नाम क्या है तो रानी का नाम आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र में है
नेफरतिति की अवाच्य प्रतिमा मूल रूप से है, और ये कहाँ पे है तो न्यूज म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में मूल रूप से सुरक्षित है। 1345 ईस्वी पूर्व के आसपास का यह डाटा बताया जाता है मिस्र की कला में। आगे पॉइंट कहा जाता है कि मिस्र निवासी अपने प्रिय राजा रानियों के मृतक शरीर को ममी बना करके ताबूत में रखते थे। अब उनके समक्ष जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया था और शव को दफनाते उसके साथ कीमती और कलात्मक वस्तुएं रखने तथा मकबरे इत्यादि की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया। तो दफनाते भी थे, कारीगरी भी करते थे, मकबरे भी बनवाते थे और आप जानते हैं ताबूत में रखते भी थे। तो ऐसा जो है शिष्टाचार आगे चल करके मिस्र के निवासियों के अंदर फैला। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है मिस्र कला कैसा, तो मिस्र कला धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी है और उसके प्राचीनतम नमूने आप देखेंगे तो समाधि ग्रहों और पूजा स्थलों पे मूल रूप से दिखाई देता है। इसके साथ साथ इसके निर्माण पत्थरों पर भी हुए हैं, तो पत्थरों का प्रयोग भी इनके निर्माण में खूब अच्छे से किया गया है। तो मिस्र की सभ्यता वही जो नील नदी की देन होती है, नील नदी के घाटी में पनपती है, वही सभ्यता मिस्र की सभ्यता कहलाती है। राजा का नाम याद रखना, ये याद रखना। अगला पॉइंट आता है समाधियों तथा पूजा ग्रहों की दीवारों पे जीवन के विविध पक्षों को चित्रित किया गया है, क्योंकि मिस्र वासियों को मरणोपरांत जीवन की कल्पना इस जीवन पर आधारित थी। कहा जाता है मरणोपरांत जो जीवन मिलता है उस पे भी मूल रूप से ये पुनर्जन्म के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बताते हैं कि जो शरीर एक बार मिली है उसमें मूल रूप से फिर से आ सकता है, ऐसा पहले लोग मानते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, मरणोपरांत जीवन को अंत्येष्टि संस्कार की कला में दर्शाते थे। पहले तो सुरक्षित रख भी लेते थे, ऐसा भी होता था, तभी तो मृतकों की पुस्तक लिखी गई। आगे कहा जाता है कि मिस्र जीवनी का केंद्र बिंदु राजा था। अच्छा, मिस्र जीवन का केंद्र बिंदु राजा था और देवता भी रहे, तो देवता को उसी संबंध में समझा जाता था। कला का प्रयोग अधिकांशतः राजा और देवताओं की शानो शौकत में खूब अच्छे से मिस्र में किया गया है। अच्छा, तो कहा जाए कि मिस्र की कला का मुख्य भाग क्या रहा, तो देवता और राजा रहे। अगला पॉइंट आता है कि तूतन खामेन ये राजा रहे हैं। कब के 1332 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक ये मिस्र देश के राजा रहे हैं। और तूता खामेन के पिता का नाम क्या रहा है, अखनातेन मूल रूप से तूतन खामेन के पिताजी हैं। जबकि नेफरतिति की अगर बात करें तो तूता खामेन की माताजी हैं। तो अखनातेन की पत्नी होती हैं कौन, नेफरतिति। तो अखनातेन कब राजा रहे हैं, 1353 ईस्वी से 1336 ईस्वी तक। इसीलिए लिख के आता है कि 1345 ईस्वी में, 1345 ईसा पूर्व में मूल रूप से किसकी प्रतिमा बनती है, तो नेफरतिति की अवाच्य प्रतिमा बनाई जाती है। अखनातेन के शासनकाल में ही बनती है। तूतनाखेम की समाधि राजाओं की घाटी और मिस्र में स्थित है। तो आपको याद रखना होगा तूतनाखामेन की समाधि कहाँ पे है, राजाओं की घाटी में स्थित है। आगे महारानी नेफराती का संबंध न्यू किंगडम से रहा है। ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो याद रखना होगा आपको कि नेफराती मूल रूप से महारानी रही हैं। आप जानते हैं किसकी पत्नी रही हैं, तो अखनातेन की पत्नी रही हैं। इनका संबंध किससे रहा है, तो न्यू किंगडम से रहा है। 1750 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व तक का मूल रूप से जो समय रहा है महारानी नेफरातिति का रहा है। आगे बात करते हैं नेफरातिति की। तो नेफरातिति 1770 से नहीं 1370 से 1330 ईसा पूर्व तक का अखनातेन की पत्नी थी। उसकी एक प्रतिमा चूना पत्थर और प्लास्टर द्वारा निर्मित बस्ट ऑफ नेफराती है, जो वर्तमान समय में न्यूजी म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में सुरक्षित है। तो न्यूजी म्यूजियम बर्लिन में किसकी प्रतिमा सुरक्षित है, नेफरातिति की अवाच्य प्रतिमा सुरक्षित है। नेफरातिति की यह प्रतिमा सम्राट अखनातेन के काल में ही बनवाई गई, 1345 ईस्वी के आसपास, हमने बताया है। और इसकी शिल्पी मूल रूप से इसके चित्रकार कौन रहे हैं, तो थर्ड मोस्ट मूल रूप से इस मूर्ति को बनाने का काम करते हैं। थर्ड मोस्ट नाम याद रखना। अगर क्वेश्चंस मान लो पूछ ले कि नेफरातिति की अवाच्य प्रतिमा को किसने बनाया, तो थर्ड मोस्ट ने बनाया है। नेफरातिति की अवाच्य प्रतिमा किस काल की है, तो आप जानते हैं मिस्र की कला की है, तो मिस्र के काल की होगी, यानी सिंधु घाटी नहीं, नील घाटी सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता के काल की। आगे मिस्र के पिरामिड की बात कर लेते हैं। तो इजिप्ट पिरामिड कैसे होते हैं, मिस्र में पिरामिडों की गणना प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। आप जानते हैं 7 आश्चर्यों में एक नाम मिस्र की पिरामिड का भी आता है। आरंभ में मेसोपोटामिया के मंदिरों के अनुकरण पर मिस्र के सीढ़ीदार पिरामिड बने, जहां इसे मस्तबा कहा जाता है। सीढ़ीदार पिरामिड को क्या कहा गया, मस्तबा कहा गया, मस्तबा। आगे
आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है महत्वपूर्ण तत्व। इन्हें याद रखना, हर हाल में याद रखना। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहते हैं? मिस्र की कला को। मृतकों की पुस्तक किस कला में लिखी गई? मिस्री में लिखी गई। मिस्र की कला का प्रधान विषय वस्तु क्या रहा है? मरणोपरांत जीवन। आगे कहा गया तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। तूतनखामेन यहाँ के राजा थे। अगला पॉइंट आता है मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या रहा है? तो पिरामिड और समाधि मूल रूप से इसके केंद्र बिंदु रहे हैं। चाहे पिरामिड कहो चाहे समाधि कहो, बात एक ही है। आगे मिस्र में सबसे बड़ा उत्कर्ष पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे बड़ा उत्कृष्ट पिरामिड जो माना जाता है वो खीफू माना जाता है। खीफू याद रखना, खीफू पिरामिड सबसे उत्कृष्ट पिरामिड माना जाता है। मिस्र की लिपि कैसी रही? तो आप जानते हैं कि हीरोग्राफिक लिपि यानी पवित्राक्षर लिपि मूल रूप से मिस्र की लिपि रही है। तो पवित्राक्षर लिपि मानी जाती है मिस्र की लिपि। नेफरतिति कौन थी? तो आप जानते हैं नेफरतिति का संबंध मूल रूप से मिस्र की रानी के रूप में रहा है। मिस्र की रानी के रूप में ज़्यादा फेमस रही हैं। आखनातेन की पत्नी होती हैं। आखनातेन की पत्नी कौन है? तो नेफरतिति है। आगे मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चंस ढंग से पढ़िएगा तब आंसर्स दीजिएगा कि मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ? तो मणिकुट्टम का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, याद रखना। आगे मिस्र के पिरामिड हुए तो कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध रहा है? तो मेम्फाइट का प्रयोग जो है मूल रूप से विश्व प्रसिद्ध रहा है, विशेष प्रसिद्ध रहा है। याद रखना ये मिस्र के पिरामिडों में ज़्यादा बढ़िया से सुरक्षित बनाया गया है। अगला मिस्र की कला की विषय वस्तु का स्रोत क्या रहा है? तो आप जानते हैं मिस्र की कला की विषय वस्तु पाई जाती है मृतकों की पुस्तकों से। मृतकों की पुस्तक यानी जो है बुक्स ऑफ डेड, बुक्स ऑफ डेड से मूल रूप से इसका विषय वस्तु पाया जाता है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मिस्र में पिरामिडों का निर्माण गीज़ा में हुआ है। अगला पॉइंट आता है पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? तो आप जानते हैं पिरामिडों का जो निर्माण किया गया था मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों के साथ सुरक्षित रखने के लिए पिरामिडों को बनवाया गया था। कई जगह मिलता है कि 118 पिरामिड मिलते हैं, कई जगह मिलता है कि 138 पिरामिड मिलते हैं मिस्र में, याद रखना। अगला पॉइंट आता है कि मिस्री मूर्ति शिल्पी कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त करता है? तो व्यक्ति चित्रण मूल रूप से मिस्र के शिल्पियों लोग यानी मिस्र के क्या शिल्पकार यानी मूर्तिकार लोग जो है व्यक्ति चित्रण ज़्यादा करते थे। नेफरतिति की मूर्ति किस शासनकाल में निर्मित होती है? तो नेफरतिति की मूर्ति 19वें राजवंश के शासककाल अखनातेन के द्वारा निर्मित करवाई जाती है। तो अखनातेन के शासनकाल में बनती है। आगे मृतकों की पुस्तक के आधार पे मिस्र में चित्र कहाँ बने हैं? तो पिरामिडों की दीवारों पे फ्रेस्को तकनीकी में बढ़िया से फ्रेस्को और सेस्को विधि में चित्र बनाए गए हैं उसकी दीवारों पे, याद रखना। आगे मृतकों की पुस्तक के आधार पे मिस्र में चित्र कहाँ बने हैं? तो आप जानते हैं पिरामिडों की दीवारों पे सेस्को फ्रेस्को तकनीकी में बनाए गए। अगला पॉइंट आता है ममनून की कोलोशी क्या है? तो ममनून की कोलोशी क्या होती है? ये थीब्स जो है थीब्स नगर के बाहर अमनहोपत तृतीय के मकबरे के निकट स्थित दो विशालकाय छत विछत प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम लोग ममनून की कोलोशी कहते हैं। अगला मिस्र के मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित करते हैं? तो नवीन युग में ऐसा डाटा देखने को मिलता है, नवीन राज्य के रूप में। मिस्र लिपि को समझने में किस विषय वस्तु का सहयोग खूब मिलता है? तो रजेता शिला का प्रयोग खूब अच्छे से यहाँ पे किया गया है। रचेता किला के या रजेता शिला के जो है सहयोग से और डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे पॉइंट आती है, अगला पॉइंट कहा जाता है कि कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? तो कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? आप जानते हैं आवास का निर्माण मूल रूप से मृतक कला का अंग नहीं रहा है। तो आप जानते हैं मृतकों की कला का अंग क्या नहीं रहा है? आवास नहीं रहा है। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो फारुआनो मूल रूप से मिस्र के राजाओं को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे तो गीजा यानी मिस्र का पिरामिड हम लोग देख लें कहाँ पे स्थित है? गीजा में स्थित है। ये चित्र अच्छे से देख लीजिए, यही है गीजा मिस्र का पिरामिड। देख लीजिए अच्छे से इसका आकार कैसा दिखाई देता है, क्या है? तो सीढ़ीदार जुगुर्रत बनाए गए हैं, आप देखते होंगे ये सीढ़ीदार बनाए गए हैं ना। आइए देखते हैं, यह है गीजा का पिरामिड जिसे मिस्र के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। 2480 से 2200 ईसा पूर्व के आसपास का यह डाटा बताया जाता है। मेसोपोटामिया के मंदिर सीढ़ीदार जुगुर्रत होते थे। आप जानते हैं सीढ़ीदार जुगुर्रत होते थे जो पूजा गृह थे, परंतु मिस्र के पिरामिड शासकों के उफानी शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए समाधियां थीं। तो आप जानते हैं यहाँ पे उनके शवों को सुरक्षित रखने के लिए समाधि स्थल के रूप में बनाया गया जिसे मूल रूप से पिरामिड का नाम दिया गया। आगे बात करेंगे तो कहा जाता है सम्राट जोसर का समय पिरामिडों का युग रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सम्राट जोसर का समय क्या रहा है? तो पिरामिडों का युग रहा है। सम्राट जोसर कहाँ के नरेश थे? आप जानते हैं मिस्र के नरेश थे।
अगला पॉइंट कहेगा लगभग 2780 ईसा पूर्व में तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने सरस्का यानी मेम्फिस में भव्य श्रेणीदार पिरामिड बनवाया था। तो सम्राट जोसर ने कौन सा? सरस्का पिरामिड मूल रूप से, जिसे श्रेणीदार पिरामिड कहा जाता है, बहुत बढ़िया बनवाया था। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि इनमें से सबसे प्राचीन दोजर का पिरामिड है। याद रखना, सबसे प्राचीन कौन सा है? दोजर का पिरामिड है। कब का बना हुआ है? 2630 ईस्वी से 2611 ईसा पूर्व के आसपास का डाटा है। तो 2630 से 2611 ईसा पूर्व के आसपास का डाटा जो है दोजर का पिरामिड है, सबसे प्राचीन माना जाता है। मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों का विशाल एवं समृद्ध योजना का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण इमहोतप नामक शिल्पी ने किया था, जो सम्राट का वजीर था। वह इतिहास में वर्णित प्रथम वास्तुशिल्पी था। सक्कारा मोफिया के पिरामिड पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड माने जाते हैं। तो कहाँ का पिरामिड पहला जो है पत्थर निर्मित है? तो सक्कारा के पिरामिड, मूल रूप से सक्कारा जिसे हम लोग मोम्फिस के नाम से जानते हैं, उसके पिरामिड मूल रूप से पत्थर द्वारा निर्मित है। अगला पॉइंट आएगा कि नवंबर 2008 के अनुसार पूछा जाता है कि मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या लगभग कितनी है। तो कई जगह 118 मिलता है, कई जगह 138 मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। किंतु इनमें से जो 3 पिरामिड होते हैं, जिसे खेफो, खेफ्रा और मैकूरिया कहते हैं, ये तीनों बहुत फेमस होते हैं और ये तीनों पिरामिड मूल रूप से गीजा में पाए जाते हैं। इसमें से सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो खेफ्रो है, मूल रूप से खेफो। तो खेफू सबसे बड़ा है, सबसे सुरक्षित अवस्था में भी खेफू ही रखा हुआ है। आगे बात करेंगे। ज़्यादातर पिरामिडों का निर्माण जो है 2480 से 2200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। इसके मध्य मूल रूप से मैफाइट युग माना जाता है और मैफाइट युग में सबसे ज़्यादा पिरामिडों का निर्माण हुआ है। स्फिंक्स या फिर नरसिंह की मूर्ति की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो खेफ्रे के पिरामिड में खेफ्रे के मंदिर तक जाने के मार्ग के बीच में मूल रूप से गीजा आता है और गीजा में यह मूर्ति स्थित है, जिसे मूल रूप से आप जानते होंगे शरीर का भाग सिंह का है, जबकि चेहरा जो है पुरुष का पाया जाता है। वही है कौन? स्फिंक्स या फिर नरसिंह की मूर्ति। आप देख लीजिए कि गीजा का महान स्फिंक्स आता है, ये है स्फिंक्स। आप देखेंगे इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा? तो चेहरा पुरुष का आता है, जबकि शरीर सिंह का आता है। इस टाइप से इसे दर्शाया गया है। देख लीजिए, ये गीजा का महान स्फिंक्स है। कब से कब तक ये बना है? तो 2558 से लेकर के 2532 ईसा पूर्व के मध्य बना है। आगे अगर बात करेंगे स्फिंक्स की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो इसकी लंबाई 238 फीट, ऊंचाई 66.3 फीट, जबकि चौड़ाई 62.6 फीट है। अगर मीटर में बात करें तो 73 मीटर इसकी जो है लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 20.21 मीटर है, जबकि अगर चौड़ाई की साथ साथ ऊंचाई की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मूल रूप से 19 मीटर है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों आप ध्यान रखना। 73, 66.3 और 62.6 ये फिट में है सब डाटा। किसका है? ये स्फिंक्स का है, जो गीजा का महान स्फिंक्स है उसका है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है, वास्तव में स्फिंक्स एक मूर्ति, वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र में सबसे प्राचीन ज्ञात वास्तु मूर्ति होती है, जिसका निर्माण ओल्ड केल्डम के दौरान फारो खेफ्रे के शासनकाल में 2558 से लेकर के 2532 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। तो ये तो हो गया पाश्चात्य कला में हम लोगों ने आज इजिप्ट के बारे में पढ़ा, मिस्र की कला के बारे में पढ़ा। तो मिस्र की कला के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसका साथ ही हम लोग एमसीक्यूज भी देख लें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जानते हैं नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता मिस्र की कला कहलाती है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकैरा का संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शंस में नाम दिया गया, मेट्रोपोलियम म्यूजियम न्यूयॉर्क में है, लेब्रो म्यूजियम पेरिस में है, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में है, या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मनकैरो का संगमरमर प्रतिमा कहाँ से मिलता है? तो मनकैरो का संगमरमर प्रतिमा मूल रूप से जो पाया जाता है बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? सी के साथ लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को, मेसोपोटामिया को, सिंधु को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नील नदी का उपहार किसे माना जाता है? नील नदी का उपहार आप जानते हैं मिस्र को माना जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। 3
नंबर क्वेश्चन कह रहा है महारानी नेफरतिति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से रहा? ओल्ड किंगडम से रहा, मिडिल किंगडम से रहा, न्यू किंगडम से रहा या फिर मॉडर्न किंगडम से रहा? अभी जस्ट हमने बताया था नेफरतिति का जो संबंध रहा है न्यू किंगडम से रहा है, तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। अभी आपने जस्ट पढ़ा है, आप सभी आंसर से एकदम फिट देंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। पूछा गया बस्ट ऑफ नेफरतिति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शंस में नाम दिया गया मेट्रोपोलियन न्यूयॉर्क में है, लिब्रो पेरिस में है, न्यूज म्यूजियम बर्लिन में है या फिर बर्किंघम म्यूजियम लंदन में है। राइट आंसर आप लोग किसके साथ लगाएंगे? आप जानते हैं न्यूज म्यूजियम बर्लिन में पाया जाएगा, तो न्यूज म्यूजियम बर्लिन के साथ राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है किस देश का प्राचीन कला को अमरत्व की कला कहा जाता है? अमरत्व की कला किसे कहा जाता है? रोम को, भारत को, इटली को या फिर मिस्र को? आप जानते हैं अमरत्व की कला मूल रूप से मिस्र की कला कहलाती है, तो डी के साथ आंसर बनेगा अमरत्व की कला यानी मिस्र की कला। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया मूर्तिकला, भित्ति चित्रण, वास्तुकला या फिर मणिकुट्टियम। आप जानते हैं कौन सी विधा का प्रयोग मिस्र की कला में नहीं हुआ है? तो है मणिकुट्टियम। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। ये क्वेश्चन एक आध बार आपको दिखाई दे चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्येष्टि संबंधी कला किसे कहा जाता है? चीन की कला को, क्रेट की कला को, असीरिया की कला को या फिर मिस्र की कला को? तो अंत्येष्टि संबंधी कला जो कहा जाता है मिस्र की कला को कहा जाता है। यानी मृतकों का पुस्तक कहाँ मिलता है, मृतकों का डाटा कहाँ दिखाई देता है? तो मिस्र में दिखाई देता है। तो आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र लिपि कही जाती है? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, पवित्राक्षर लिपि या फिर वर्ण लिपि? तो आप देखेंगे कि जो मिस्र की लिपि होती है उसका संबंध कैसा रहा है। तो मिस्र में जो लिपि लिखी गई है आप जानते हैं लिपि कैसी है? पवित्राक्षर है, जिसे हम लोग हीरोग्राफिक्स कहते हैं। तो राइट आंसर पवित्राक्षर के साथ लगाइए, हीरोग्राफिक्स के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र के पिरामिडों हुए तो कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीम्बन, मेम्फाइड, थीनी या फिर इस्लामी? तो मिस्र के पिरामिडों हुए कौन सा युग विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, विशेष प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसके साथ राइट आंसर आप लगाइएगा मेम्फाइड। सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है नेफरतिति रानी थी मिस्र के राजा आखनातेन की, मिस्र के राजा नारसेन की या फिर जोसेर की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं नेफरतिति का संबंध मिस्र के राजा आखनातेन से रहा है, आखनातेन की पत्नी रही हैं। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 8 से 10 क्वेश्चंस और अभी बचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? ऑप्शंस में है पिरामिड, मस्तबा, मकबरा, आवास। आपने अभी लास्ट में पढ़ा था कि आवास बनाने का काम मृत की कला का नहीं है, यानी मृतकों की कला का नहीं है। तो आपको डी के साथ आंसर्स लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? मृतकों की पुस्तक है, मामनूनों की कुलूसी है, सूर्य है या फिर मुक्ताकोश प्रेक्षागृह? तो मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो मुख्य स्रोत की अगर आप बात करेंगे तो मृतकों की पुस्तक होगा, बुक्स ऑफ डेड होगा। ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया तूती खामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तूती खामेन की समाधि कहाँ पे है? यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है या फिर तुर्की में है? तो तूती खामेन की जो समाधि होगी आप जानते हैं जब राजा ये मिस्र के हैं तो समाधि भी मिस्र में होगी। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्फिंक्स क्या है? ऑप्शंस में है भवन है, वास्तु मूर्ति है, गीजा है या फिर मूर्ति है? स्फिंक्स का संबंध आप जानते हैं किससे रहा है? इसका संबंध वास्तु मूर्ति से रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। गीजा का महान स्फिंक्स कहाँ पे है? आप जानते हैं मिस्र में है, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 73 मीटर लंबा है। ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 20.21 मीटर ऊंचाई है। चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 19 मीटर चौड़ा भी है। तो इस टाइप से इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई मिलते हैं किसकी? गीजा का महान स्फिंक्स जो मिस्र में पाया जाता है।
वास्तु मूर्ति का उदाहरण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? ऑप्शंस में है आसिवान में हुआ है, निम्बुआ में हुआ है, गीजा में हुआ या फिर सहारा के मरुस्थल में हुआ। तो मिस्र की कला का जो निर्माण दिखाई देता है वो दिखाई देता है गीजा में। तो आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड है, वास्तुकला है, मणिकुट्टियम है या फिर मूर्तिकला है? तो मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो माना जाता है पिरामिड के साथ। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? ऑप्शंस में है सम्राट खेफ्रू का है, मैकूरे का है, सम्राट खेफ्रे का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड मूल रूप से किसका माना जाता है? सम्राट खेफ्रू का माना जाता है। ए के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? ऑप्शंस में है फराउनी युग में, नवीन राज्य में, थिम्बन युग में या फिर यूनानी युग में। तो आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए हैं? अगर आप आधारभूत नियम की बात करेंगे तो नवीन राज्यों में ऐसा दर्शाया गया है। सी के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? आखनातेन के, जोसेर के, खेफ्रू के या फिर मैकूरे के? आप जानते हैं नेफरतिति मूल रूप से रानी किसकी हैं? तो आखनातेन की हैं या फिर आखनातेन की हैं। तो इन्हीं के काल में इनकी मूर्ति भी बनाई गई। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। 20 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र शिल्पी कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन या फिर व्यक्ति चित्रण? आप जानते हैं कि जो मिस्र की शिल्पियां रही हैं उनका संबंध व्यक्ति चित्रण से ज़्यादा रहा है। व्यक्ति चित्रण ज़्यादा बढ़िया दर्शाए हैं। तो राइट आंसर आप व्यक्ति चित्रण के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात होगी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ है तो स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग मिलता है? पीला, बैगनी, नीला, सफ़ेद। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर्स की बात होगी तो मिस्र में मूल रूप से स्त्रियों के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है। पुरुषों के लिए लाल रंग तो स्त्रियों के लिए पीला रंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चंस पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया जाता है या किस लिए किया गया है? ऑप्शंस में है मिस्र के शासकों का 100 ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनर्विजय के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया जाता है? आप जब देखेंगे तो पिरामिडों के लिए आप मिस्र के शासकों के 100 को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए बताएंगे। तो ए के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 23 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? फराउन कहलाते थे, पोप कहलाते थे, सम्राट कहलाते या फिर धर्म नेता कहलाते थे? तो मिस्र के प्राचीन शासक क्या कहलाते थे? मिस्र के प्राचीन शासक फराउन कहलाते थे। फराउन राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। फराउन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 24 की बात होगी। 24 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता, क्रेटन में साइनियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता होती है उसका संबंध मूल रूप से मिस्र की सभ्यता से होता है। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। मिस्र की सभ्यता इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात होगी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है। ऑप्शंस में है दरोज का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, चोंगला का पिरामिड या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग गीजा का पिरामिड लगा रहे होंगे लेकिन गीजा का पिरामिड नहीं है। इसमें सबसे पुराना पूछा गया, सबसे प्राचीन पूछा गया कि दजोर का पिरामिड लगाइएगा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। दजोर का पिरामिड इज द राइट आंसर, सबसे प्राचीन। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? 4000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, 1000 हैं। चित्राक्षर लिपि की अगर बात होगी तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या 1000 है। तो आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा। 1000 अक्षर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 की बात होती है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार में चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे हैं? राजकीय संग्रहालय, लेब्रू संग्रहालय, ललित अकादमी संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय? राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर्स बनेगा लिब्रो संग्रहालय बनेगा। सी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।